पहला सवाल, दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र, जो कि नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान में बट गया था, दक्षिण और उत्तरी में वो। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार। ये जो परीक्षाएं हैं जो बीएसएससी कंडक्ट करती है, इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ पे कि अगर बिहार दी गई, अभी हम लोग देखेंगे आगे के प्रश्न में भी, इंजीनियरिंग सीएम का जो नाम है सवाल है, उसमें ये चीज़ होती है कि अगर इन लोगों ने बिहार दिया है तो उत्तर कई बार वही होता है, बिहार ही होता है। 25% इस बात के चांसेस रहते हैं, तुक्का मारने की जरूरत किसी भी विद्यार्थी को नहीं है। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी का उस समय नाम पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो कि किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है बिहार से। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं होने में, ये आसियान नहीं, ये वही एशियन है जिन्हें हम लोग ASEAN से जानते हैं, ये वही एशियन है। और जो भी इनमें देश होते हैं वो लोग एक तरीके की खुद में सहमति रखते हैं। तो इनमें से नहीं होने वाले सदस्य बांग्लादेश हो जाते हैं, वियतनाम, ब्रुनेई दारुसैलम दारुसैलम जनरली आमतौर पे हम लोग इसका नाम जानते हैं, और म्यांमार तो है ही इसका हिस्सा। उसके बाद प्रश्न संख्या 6, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद, श्री राजेंद्र प्रसाद, बिहार से। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। ठीक है, हम लोगों ने ये सुनी ही होती है आमतौर पे, ये उतनी जरूरी नहीं है इसके लिए कोई ज़्यादा किताब रटने की। उसके बाद अच्छा, आसियान आसियान के सदस्य फिर से हम एक बार देख लेते हैं, चूंकि कैमरा इस तरफ हो गई थी। तो बांग्लादेश है जो कि आसियान के सदस्य नहीं है। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, पटना में 10वें गुरु सिख के जो थे उनका जन्म हुआ। ये सवाल तो पुराने हैं, ये प्रश्न तो 2011 की है, पर कुछ मूल होती है, जो कुछ कॉन्सेप्ट होती है जिसपे कि जो आयोग है वो हमेशा सवाल पूछती है। जैसे कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है उनका सिक्किम वाला प्रश्न हो गया, या केशवानंद भारती का सवाल हो गया, ये वो सवाल है जो कि हर परीक्षा पूछती है। कोई भी आयोग हो, राज्य स्तर की हो, उत्तर प्रदेश राज्य की हो, या सेंट्रल लेवल में भी थोड़ी ना थोड़ी इसकी चर्चा होती है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। हम लोग ये देख सकते हैं कि ये लोग थोड़ी सी जो बिहार की तरफ है उसको सेंटर में रख के ये सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न दिख गई होगी कि 1946 में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन मंत्रालय थी? ठीक है, खाद्य एवं कृषि थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 9, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश जापान बना, या न्यूजीलैंड बना, या ऑस्ट्रेलिया, या जर्मनी? तो न्यूजीलैंड बना था इस तरीके का देश। ठीक है, जापान कई तरह के अ, शोधों में आगे रहता है, पर इसमें वो नहीं है। ये न्यूजीलैंड था इस जगह पे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो ये वो प्रश्न है जो कि 11 में भी महत्वपूर्ण थे, और ये एक स्टैटिक फैक्ट बन जाते हैं, तो ये आज भी महत्वपूर्ण है प्रश्नों के दृष्टि से। और वो जो भी चीज़ जो कि पूछी जा चुकी है एक बार, वो तो फिर महत्वपूर्ण हो ही जाती है आगे आने वाले उसी आयोग के उसी क्षेत्र की परीक्षाओं के लिए। तो इनमें जो दी गई हैं, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाध संसाधनीकरण रिसाइक्लिंग, धातु कर्म में रेडियो आइसोटोप्स के नए अनुप्रयोग, गुरु जल के उत्पादन हेतु एक नई प्रौद्योगिकी, उच्च स्तरीय नाभिकीय कचरे के प्रबंधन हेतु एक नई प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये जो इसमें है, पहला फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड की रिसाइक्लिंग ही वह उल्लेखनीय उन्नति थी। उल्लेखनीय उन्नति का मतलब होता है कि कुछ प्रोमिनेंट किया जाए, कुछ उन्होंने ऐसा किया हो जो कि किसी व्यक्ति के बारे में गौर करके बताई जाए, विशेष करके बताई जाए, कुछ विशेष उन्होंने प्राप्त किया हो। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला देश निम्नलिखित में से
कौन रहा है? तो वो रहे हैं नीदरलैंड, ठीक है? यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है स्विट्ज़रलैंड के लेके, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में कुछ नियमें हैं जो कि सारी दुनिया में नहीं है, पर वहाँ पे लागू हैं कुछ जनता के हित के नियमें, ठीक है? और जब यहाँ पे चर्चा हो रही इच्छा मृत्यु की, तो ये बता दी जाए कि हमारे देश में किस तरीके की जो इच्छा मृत्यु है वो लागू है, ठीक है? डायरेक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं जो यूथनेसिया, तो डायरेक्ट यूथनेसिया है या इनडायरेक्ट यूथनेसिया है? अगर आप इसे रिवाइज़ करेंगे तो ही ये किसी न किसी जगह आपको इस सवाल में ऐसे प्रश्नों का पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इच्छा मृत्यु, यूथनेसिया इन्होंने पूछा, तो ज़रूरी नहीं है कि जो अगली बार ये करेंगे परीक्षा में, तो ये पूछेंगे ही आपको कि किस देश में कानूनी तौर पे लागू है। हो सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि भारत में किस तरीके का यूथनेसिया है। इसी प्रकार से जो मॉक टेस्ट या मॉडल सेट बनते हैं, वो भी अच्छे-अच्छे स्तर के शिक्षक या विद्यार्थियों जिन्होंने परीक्षाएँ निकाली होती है, वही सेट करते हैं। तो ऐसे ही परीक्षा के प्रश्न गेस किए जाते हैं। एक अंदाज़ लगाए जाते हैं कि पिछली बार ऐसी पूछी गई थी, तो इसी टॉपिक से एक और बन सकता है। तो देख लेना है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट है यूथनेसिया, डायरेक्ट इच्छा मृत्यु हमारे यहाँ नहीं है। कोई वसीयत जो बनती है उसमें कोई भी बनवा सकते हैं कि मुझे अगर कोई असाध्य रोग हो जाए तो मुझे मृत्यु दे दी जाए। तो उसमें भी डायरेक्ट ज़हर नहीं दी जाती है। जो लाइफ़ मेंटेनिंग उपकरण है, जैसे जो ऑक्सीजन की है, वेंटिलेटर वगैरह, उनको बंद कर दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से मौत होती है। डायरेक्ट देना एक जीवन की जो हक है, संविधान की ही दी हुई अधिकार के अनुसार के बीच में आती है वो, उससे उसका उल्लंघन हो जाती है इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन-सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? प्रश्न संख्या 12। तो सबसे पहले स्थापित चुनाव आयोग हुई, और इस सवाल को करने के लिए कोई ख़ास कोई किताब रटने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कॉमन सेंस से हो जाएगी। और वो भी कैसे? वो ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि अंतरिम सरकार बनी देश आज़ाद होते ही, उसके बाद हमारे देश में हुए चुनाव हुए, आम चुनाव हुए पहली बार, जिसको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे देश के लिए। हमने अपने चुनाव किए, लोगों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, तो सबसे पहले चुनाव आयोग ही बनी थी। आज़ाद भारत में जो लोकतांत्रिक लेवल पे, लोकसभा लेवल पे जो सबसे पहली काम हुई थी, वो यही हुई थी, चुनाव आयोग का गठन। तो विश्व आर्थिक फोरम में स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? दावोस एक जगह है, दावोस एक शहर है, और ये कहाँ पे है? ये स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है, एक जगह है, ठीक? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल-बाड़कर कब प्रदान किया जाता है? प्रश्न संख्या 14। मुक्केबाजी में वाल-बढ़कर प्रदान किया जाता है। कुछ चीज़ें रटनी होंगी, कुछ चीज़ें कुछ प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज़ करना होगा, थोड़े से अच्छे ढंग से, ताकि उनको, अगर हम लोग परीक्षा से पहले 2-3 बार उन्हें पुनर्अभ्यास कर लें, तो वो बिल्कुल दिमाग में बने रहें। प्रश्न संख्या 15, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? ये सिंधु और झेलम के बीच में अवस्थित है, और ये याद करना बिल्कुल मुश्किल है। मैं एक विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य से कह रहा हूँ कि ये याद करना मुश्किल है, और क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो यहाँ पे सारे जो नदियाँ दी हुई हैं, झेलम, चिनाब, चिनाब, रावी, रावी तथा व्यास, सारे के सारे नदी हैं, और ये चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक कहने का मतलब जो सिर्फ़ इसी प्रश्न भर के लिए थोड़ा लागू होगा और ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के हित में हो जाएगा, उन्हें याद रखने की मदद में। सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु का 100, ठीक है? तक्षशिला में जो लास्ट की सी है, वो सिंधु की सी ले लेंगे, और झेलम की लॉ ले लेंगे, तो वहाँ लॉ बन जाएगा। जो जो दोनों के बीच में है तक्षशिला, वो उसके नाम के अंत में है। तो इस तरीके से वो रहेगा। निम्नलिखित में कौन-सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, हमने सबने सुना होगा, जहाँ भी आनंद मठ का नाम आता है या बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आता है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ हमने बचपन से पढ़ा होता है, तो उसमें सन्यासी विद्रोह का नाम का चर्चा है। उजागर हुई थी वो बात। पहले लेख लिखे जाते थे, अखबारों में बातें दी जाती थी, जिससे कि कुछ चीज़ें पता चलती थी, किताबों के माध्यम से पता चलती थी। उस समय डिजिटल मीडिया इतना सक्रिय नहीं थी। निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र, कावेरी का नदी उद्गम आंध्र प्रदेश, और ताप्ती का एमपी। इनमें सब सही है एक्सेप्ट कावेरी नदी का उद्गम आंध्र में नहीं है।
तो सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? गंगूबाई हंगल ही इन सभी में से एक शास्त्रीय गायक है, क्लासिकल सिंगर हैं। चाहे कोई भी आयोग हो, बीएसएससी हो या जो एसएससी सेंट्रल की है, वो हो, सभी का इन आज भी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम सभी एग्ज़ाम आते हैं तो सारे के सारे क्लासिकल डांसेस और जो फेस्टिवल्स हैं वो हम लोग रटते रहते हैं, और ये आज भी ठीक से याद नहीं है क्योंकि हमने बुनियादी स्तर पे इसकी पढ़ाई नहीं की होती है। खैर, गंगूबाई हंगल, रुक्मिणी देवी अरुणधाले, ये लोग वो महान अ, हस्तियाँ हैं जिनको लोग याद रखते हैं इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए, ठीक। कोलंबो से अल्मोड़ा, स्वामी विवेकानंद, इतना ही पढ़ के ये याद आ जाना चाहिए। ये व्याख्यान अपने स्वामी विवेकानंद ने लिखा था या दिया था अपने मौखिक रूप से, ठीक है। कोलंबो जब वो गए थे अपने यात्रा के लिए, उस विश्व प्रख्यात भाषण के लिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आम तौर पे ये जो मंत्रालय होती है, ये जो ऑफिस होती है, इसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री रख लेते हैं, चाहे कोई भी हो, तो वो प्रधानमंत्री के ही अध्यक्षता में रहती है, तो भारत का प्रधानमंत्री। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला, पूना में स्थित है। ऑप्शन संख्या 21 संख्या प्रश्न हो गए, हम लोग आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? वो तांत्या टोपे थे। वो तांत्या टोपे थे जिनको साथ ये धोखाधड़ी हुई और उन्हें फिर मार दिया गया, ठीक है। 1857 की क्रांति में हमारे कई वीर योद्धा गए थे, पर उनमें सभी हम लोग जानते हैं वीर कुंवर सिंह, वो आज़ाद रहे। उन्होंने खुद से मतलब उनकी अपने अ, जो प्रांगण थी, उनकी अपनी जो किला थी उसमें जान गई, तो उनको अंग्रेज़ों के द्वारा मरा नहीं बता सकते। तांत्या टोपे इनमें से वो थे, ठीक है। फिर 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया गया? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि अब हमें डोमिनियन स्टेट की पहचान नहीं, बल्कि हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, आपसे पूर्ण आज़ादी चाहिए, ठीक है, अंग्रेज़ों को कहा था, ठीक है। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन-सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? उनके दर्शन कहने का मतलब उनके जो कुछ आदर्श थे उनके बारे में, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना उनके दर्शन से, उनके जो विचारें थी कि प्रशासन अच्छी तरीके से होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत की स्थापना अ, महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। और राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी जो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में, हर जगह ये इम्पोर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक में कई सारी बातें आती हैं, तो उन्हीं में से ये एक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हड़प्पा स्थित है कांस्य संबंधित है कांस्य युग से, ठीक है। हड़प्पा जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 भारत तथा चीन के बीच बनने वाली रेखा मैकमोहन। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि रेड क्लिफ और मैकमोहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है विद्यार्थियों को। मैंने इन चीज़ों को अभ्यास खुद भी किया है, एक विद्यार्थी के तौर पे महसूस किया है, और जो मेरे साथ विद्यार्थी मिले हैं जिन्होंने मेरे साथ अभ्यास की है, तो उनसे ये दी गई एक्सपीरियंस है कि ये परेशानियाँ आती हैं। तो मैकमोहन में MAC मोहन होती है, तो C से चाइना हम याद रखेंगे, तो मैकमोहन भारत चाइना के बीच में याद रहेगी, हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो पहले बांग्लादेश का बनना हुआ, उसके बाद पोखरण 1 का परीक्षण हुआ, उसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। देखिए फिर यहाँ भी चर्चा है, सिक्किम का हमारे देश में जुड़ना, उसका हमारा कितना नंबर का राज्य बनना, और ख़ास करके वो किस साल में हमारे देश में जुड़ा, ये सवाल आज तक अगर हम 10 कहें हम तो गलत होगा, 15 बार से ज़्यादा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अपने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रारंभिक परीक्षा में पूछ चुका है, 15 बार से ज़्यादा, ठीक है। तो 2, 4, 3 एक इसका सही क्रम होगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील और ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया, या जो ए और 2 है सो। तो बी कोलंबिया,
केन्या तथा इंडोनेशिया से ये जो भूमध्य रेखा है, ये गुजरती है। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग, हेनसांग, इब्न बतूता इन सभी का कितना ज़्यादा महत्व है ये हम जानते हैं। इनका चर्चा पूछा जाता है बार-बार। इन लोगों का चर्चा पूछा जाता है, ठीक है? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे और ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय पे। जनरली यही चीज़ पूछी जाती है कि ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग। और जो इसको इंग्लिश स्पेलिंग होती है वो HIEUN TSANG, टी वहाँ साइलेंट है तो इसलिए इन लोगों की नाम थोड़ी अलग है, वहाँ के थे चाइना के थे। ह्वेनसांग। उसके बाद हर्षवर्धन काल में पूर्ण क्रांति का आवाहन किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। प्रश्न संख्या 30 पे हम लोग आ रहे हैं। पूर्ण क्रांति का आवाहन जयप्रकाश नारायण, 30 की डी ऑप्शन जाएगी। विंग्स ऑफ फायर, इतना ही पढ़ने से ये किताब है। और अगर हमने किसी ने अगर एकेडमिक किताब के अलावा पाठ्य पुस्तक के अलावा कुछ पढ़ा होगा कोई किसी किताब को तो सभी जानते हैं विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। भाखड़ा नंगल जो है बांध वो बनी है किन नदियों पर? तो सतलज किन नदी के तट पर? तो वो सतलज के तट पे है। कल्हण द्वारा रचित जो राज तरंगिणी है, कल्हण जो रचना की थी राज तरंगिणी, ये कश्मीर का इतिहास है। राजा राम मोहन राय संस्थापक हुए ब्रह्मा समाज के। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी, कश्मीर का इतिहास, राजा राम मोहन राय, प्रश्न संख्या 34, ये संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। ये संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। उसके बाद 35, मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये मैगीनॉट रेखा थोड़ी नई हो सकती है सुनने में, इसे हम लोग याद रखेंगे। फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। सतलज नदी का उद्गम चीन में है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया कब? ये जो 23 अगस्त, 13 सितंबर, 15 अगस्त, 22 जुलाई और सभी 1947 में दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न थोड़ी सी मुश्किल कर देते हैं विद्यार्थी के लिए कि थोड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा उसको अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। इसको बार-बार अभ्यास करने की ज़रूरत है ऐसे प्रश्नों को जो कि थोड़ी परेशानियाँ कर सकते हैं, ठीक है? भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1911 ईस्वी में और इसके जो रचयिता थे उनका नाम आप स्मरण करने का कोशिश करेंगे। इसकी पूछने की शंका कम है पर आप इसे स्मरण करेंगे और अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं नीचे जो कमेंट्स होंगे उसमें। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? श्वेत क्रांति के डॉक्टर वी कुरियन। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम, ये तो हम लोग आम तौर की जो जनरल बातचीत है उसी में हम लोग इतना जानते हैं, ठीक है? 41 संख्या प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसके जो हरित क्रांति के जनक हमारे भारत में है वो MS स्वामीनाथन है। जो ग्लोबल लेवल पे सारी दुनिया के लेवल पे हैं वो MS स्वामीनाथन नहीं है, वो कोई और हैं। लेकिन भारत में इन्हें ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति और कुछ नहीं थी, HYV प्रकार के बीजों को लाया गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाया गया था ज़्यादा पैदावार के लिए, यही थी। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जो कुमार बनर्जी रहे हैं वो A और B दोनों परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये सारे शायद ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये 2011 के परिप्रेक्ष्य में समसामयिक की गई होगी, अब ये नहीं पूछी जाएगी। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी उस समय के परिप्रेक्ष्य में रही होगी पर हम देख लेते हैं कि आज वो बदली तो नहीं होगी, आज भी वही होगी, हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े, अशोक अमृतराज। लव शब्द
किस खेल से जुड़ा हुआ है? लव शब्द टेनिस से जुड़ा हुआ है। टेनिस में जब कोई भी एक भी स्कोर कहीं भी नहीं होता है किसी टीम के द्वारा किसी राउंड में, तो उसे लव बोला जाता है, ठीक है? टेनिस से। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल, देखिए इसे हम लोग छोड़ सकते हैं ऐसे प्रश्न को, क्योंकि ये 11 के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण था। ये उस समय की करंट अफेयर थी, कॉमनवेल्थ गेम की। फिर भी जो 46 है, इसकी आंसर होगी स्कॉटलैंड में हुई थी 2014 की राष्ट्रमंडल खेल। वृंदावन गार्डन स्थित है मथुरा में, या मनाली में, या मैसूर में, या मोहाली में। तो ये स्थित है मैसूर में। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, ठीक है? तो ये बिहार ही है। अपने जो लालू यादव जी हैं वो भी रह चुके हैं केंद्रीय रेलवे मंत्री। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है। और हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये प्रश्न, ये जो आयोग है, ये 1% इसकी झुकाव होगी प्रश्नों में बिहार के प्रति, जो कि ये पूर्णतः बिहार की परीक्षा है। इसलिए निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? ठीक है, 4-5 नाम दिए गए हैं खिलाड़ियों के। तो इनमें से कोई भी नहीं है। डॉन कार्टर, ग्लेन जोन्स, जॉनी वेस्टमूलर, इनमें से कोई भी नहीं है। श्री एच.आर. भारद्वाज, ये भी उस समय की करंट अफेयर रही है कि ए ऑप्शन, कि कर्नाटक के ये उस समय राज्यपाल थे। ये आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी चूंकि 50 प्रश्न में सारे के सारे 2011 ग्रेजुएशन स्तर की जो परीक्षा हुई थी उसकी प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए थे 18 दिसंबर 2011 को। हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले जो चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा है बीएसएससी के द्वारा ली जाने वाली, सचिवालय सहायक और जो महत्वपूर्ण पद हैं उनके लिए, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इनकी बहुलता, पूछे जाने की संख्या बढ़ जानी है। इनकी जो वैल्यू है उस परीक्षा के अनुसार बढ़ जानी है, चूँकि कोई भी परीक्षा की जो उससे पहले पूछे गए प्रश्न हैं, उसकी इम्पोर्टेंस सिलेबस से ज़्यादा होती है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो इतना जानते होंगे। और इसकी महत्वता उतनी ही जो अभी परीक्षा होने वाली है द्वितीय स्नातक स्तरीय के लिए, उसकी लिए भी उतनी ही है, ठीक है? अगर किसी भी मायने में इन वीडियोज़ से आपको कोई मदद पहुँच रही हो या आपको पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की जो सारे के सारे बीएसएससी, इंटर और सीजीएल और दरोगा तीनों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सेंटर्ड होगी, जो कि पढ़ाई प्रीवियस ईयर से ओरिएंटेड होगी। तो आप कहीं भी भटकने की बात नहीं है कि हमने कह दिया या किसी और शिक्षक ने कह दिया। तो हो सके कि उनकी सवाल आए या नहीं भी आ सकती है, जिस बात की 75% चांस है। लेकिन अगर हम लोग मतलब पास्ट में पूछे गए प्रश्न जो उस आयोग की है वो अभ्यास करेंगे, तो 100% हम लोग अपने सिलेक्शन की ओर जाएंगे। धन्यवाद। सरकारी की तैयारी में आपका स्वागत है। हमने कोई चैनल ट्रेनर नहीं बनाई, उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है, उसके लिए हम लोग बाद में देखेंगे। आप सब्सक्राइब करें अगर आपको किसी भी तरीके में ये वीडियोज़ हित में हो तो। धन्यवाद।